बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher. Welcome to first year physics class. This is Uswa College Chakwal. Dear students, subscribe my YouTube channel as it is visible on your slides. After subscribing, you will get all latest video of your physics subject. Now we come to our today lesson. Today our lesson is chapter 1, exercise short questions. These students, up to now we completed our first chapter regarding measurements. We completed our lesson. Now we are going to start today exercise short questions. Now we do it. Question number 1 is there. Name the several repetitive phenomenon occurring in nature which can serve as reasonable time standards. तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन 1, वो क्या है कि नेम द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिनन occurring in nature which can serve as a reasonable time standard. तो आप हमें कुछ रिपीटेटिव फिनोमिना की एग्जांपल दें इन नेचर जो कि सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड जी. तो डी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द रिपीटेटिव फिनोमिनन. रिपीटेटिव फिनोमिना क्या होता है? तो डी स्टूडेंट, एनी नेचुरल फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एग्जैक्टली सेम इंटरवल, टाइम इंटरवल. यानी ऐसा नेचुरल फिनोमिना जो कि अपने आप को एक खास टाइम के बाद क्या करे, रिपीट करे. खास टाइम इंटरवल के बाद क्या करे, अपने आप को रिपीट करे. दैट इज कॉल्ड अ रिपीटेटिव फिनोमिना. एनी नेचुरल फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एग्जैक्टली सेम टाइम इंटरवल. यानी ये वो नेचुरल फिनोमिना है जो कि अपने आप को क्या करे, खास टाइम इंटरवल के बाद उस चीज को रिपीट करे. उससे हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव फिनोमिना कहते हैं. तो इसकी एग्जांपल का कहा गया जो कि रिपीटेटिव फिनोमिना को हम एग्जांपल बताएं जो कि सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड. तो पहली एग्जांपल जो आपके पास है, दैट इज अ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड अबाउट इट्स एक्सिस. तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन जी. अब आप डी स्टूडेंट देखें, अर्थ जो है क्या करती है, सन के गिर्द रोटेट करती है और अपने एंड आल्सो अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और अपने खास टाइम पीरियड के बाद, अपने खास टाइम इंटरवल के बाद क्या है, वो फिर से अपनी मोशन स्टार्ट का रिपीट करती है. जैसे 365 डेज एंड ये अब यानी एक ईयर के बाद साल में जो अर्थ है सूरज गिर्द अपने क्या करती है, चक्कर कंप्लीट करती है. इस तरह आपके पास ईयर में डिफरेंट वेदर्स आ जाते हैं. एंड सेम लाइक दैट, जब अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस गिर्द रोटेट करती है, तो क्या होता है, आपके पास एक दिन यानी कि दिन और रात क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है जी. एंड सेम लाइक दैट नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट एग्जांपल इज रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ये चांद की जमीन के गिर्द मोशन. तो ये भी क्या आपके पास एग्जांपल है रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड की. ये चांद भी क्या करता है, जमीन के गिर्द जो है 29 डेज एंड समथिंग टाइम में अपना क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है. आपके पास जो कमरी कैलेंडर की एग्जांपल है वो यही आपके पास है, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, उसी के बेस पर बनाया गया है. और आपके पास जो शमसी कैलेंडर है वो आपके पास रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसकी बेस पे क्या किया गया, बनाया गया. नेक्स्ट कंटिन्यू एग्जांपल्स. एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड्स. तो आप देखते हैं एटम जो है सॉलिड्स के अंदर क्या करता है, वाइब्रेट करता है जी. तो वो अपनी वाइब्रेशन खास टाइम पीरियड के बाद फिर बार बार दोहराता है. तो ये भी आप पास क्या है, रिपीटेटिव फिनोमिना में आता है जो नेचर में अक्सर करते हैं एंड यूज इट एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड. जिसमें आपको मीटर की डेफिनेशन में सीज़ियम 133 एटम बताया गया था कि वो क्या करता है, अपनी वाइब्रेशन करता है. एक खास वाइब्रेशन के बाद हम कहते हैं कि ये टाइम को 1 सेकंड क्या होता है, कंसिडर होता है. सनराइज एंड सनसेट. डी स्टूडेंट, सूरज का राइज होना, तुलुए सूरज की मिसाल बता रहा है, सनराइज की बात कर रहा है एंड सनसेट की बात कर रहा है, सूरज का गरूब होना जी. कहता है सूरज का तलू होना
सनराइज क्या ये भी एक खास टाइम पीरियड के बाद है, बार बार नहीं होता, यानी अपना एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, सनराइज होता है। एंड सेम लाइक दैट कि सनसेट यानी सूरज का गरूब होना, ये भी आपके पास क्या है, एक खास टाइम इंटरवल के बाद है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स एग्जांपल है चेंजेस ऑफ वेदर्स, यानी वेदर्स का चेंज होना, तो ये भी आपके पास का एक खास टाइम इंटरवल की बात है। यानी एक खास टाइम इंटरवल के बाद समर आता है, इसी तरह खास टाइम इंटरवल के बाद विंटर आता है, फिर इस तरह ऑटम आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। यानी अपने खास टाइम इंटरवल के बाद जो है ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो सो ये भी आपके पास क्या है, रिपीटेटिव फिनोमेना है जो कि नेचर में अक्सर हो रहा है, और वी कैन यूज इट एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड जी। लैटिस वाइब्रेशन क्रिस्टल जी, इस तरह आपके पास क्रिस्टल के अंदर लैटिस जो है एक यूनिट क्यूब जो होता है दैट इज कॉल्ड लैटिस, तो ये भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये भी खास टाइम पीरियड के बाद क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो सो डी स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, रिपीटेटिव फिनोमेना की एग्जांपल है विच आर occurring in nature and we can use it as a reasonable time standard। तो सो ये आपके पास क्या क्वेश्चन वन और उसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है दैट इज अ गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एज ए टाइम स्टैंडर्ड। तो कह रहा है कि हम टाइम स्टैंडर्ड गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। तो डी स्टूडेंट्स है हम जो है सिंपल पेंडुलम के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में क्लास 10th में पढ़ा था, और मैंने भी आपको एक एग्जांपल में जब हमने डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला डिराइव किया था तो उसमें मैंने सिंपल पेंडुलम के हवाले में काफ़ी डिटेल से बात की, उसके टाइम पीरियड की बात की। हमने उसके टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी अंडर द रूट, ये हमने कंप्लीट किया था। तो डी स्टूडेंट कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या इसको हम एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। यानी इसमें कौन कौन सी ड्रॉबैक्स हैं, यानी क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को क्या हम एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं, इसमें कौन सी ड्रॉबैक्स हैं, इसमें क्या क्या खामियां हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स आप फार्मूला देखें स्क्रीन पर, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो ये आपके पास फार्मूला है डी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। तो टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। इसमें देखें जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और वैल्यू ऑफ जी पर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली जो टाइम पीरियड ऑफ है सिंपल पेंडुलम जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करे, एक लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा आपके पास क्या वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअल में अगर देखें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी सर्व्ड एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड जी, यानी इसको हम एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते जी। इसकी रीजन क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है, असल क्वेश्चन यही पूछा गया। ये पहले मुझे बैकग्राउंड बनाना पड़ा है कि सिंपल पेंडुलम को एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करना है। तो पहले मैंने इसका फार्मूला डिस्कस किया टाइम पीरियड का, फिर बताया कि ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो फिर मैंने इसका एनालिसिस के बताया कि इसको हम एज ए टाइम पीरियड के तौर पर यूज नहीं कर सकते, रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते। इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं जी, तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। आपको बताया मैंने कि वैल्यू ऑफ जी पे क्योंकि ये डिपेंड करता है और वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। its value is different at different places। एक तो ये रीजन है कि वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, लिहाजा हम इसको रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये बता रहा है, दूसरी रीजन ये बता रहा है, ये ड्रॉबैक्स ये रीजन एक ही बात है, यही उसने क्वेश्चन पूछी है। कहते हैं जी वैल्यू ऑफ जी चेंजेस ड्यू टू वेरीज आल्टीट्यूड्स, यानी हाइट के चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है, यानी लम्हा बलम्हा हाइट जब चेंज होती है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को जो है एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जिस तरह आप पहाड़ों पे चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, हर टाइम के बाद क्या हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। तो डेफिनेटली फिर हाइट चेंज होने से वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से हम क्या है इसको यूज नहीं कर सकते। एंड थर्ड जो इसकी रीजन बताई जा रही है,
वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर इन डिफरेंट सीजन जी। तो कहते हैं कि दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो आपके पास लेंथ पर भी डिपेंड करता है। जैसे ये प्रीवियस फार्मूला है, इसमें देखें एल और जी इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो जी की बात हमने डिस्कस कर ली डिटेल से, अब लेंथ की बात डिस्कस कर रहे हैं तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो कहते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो चेंज होती रहती है जी। क्यों चेंज होती है? ड्यू टू द टेम्परेचर इन डिफरेंट सीजन जी, यानी हर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। गर्मी में उसकी लेंथ कुछ और होगी, सर्दियों में कुछ और होगी। तो सो कहते हैं कि ड्यू टू डिफरेंट सीजन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है, फर्क पड़ता है जी। सो ये वजह भी है कि आपके पास क्या है, इसको हम रीजनेबल टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम को एज ए रीजनेबल स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं लेते जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कहता है एयर रेजिस्टेंस may affect the time period of a simple pendulum जी। एयर रेजिस्टेंस जी, आपके पास एयर रेजिस्टेंस है, कहते हैं जिसमें आप पेंडुलम को आपने सेट किया हुआ है, आप वाइब्रेट कराते हैं, तो क्या होता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो भी क्या करता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को ये अफेक्ट करता है। जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बहुत थोड़ी होगी वहाँ उसका टाइम पीरियड कुछ और होगा, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एयर में रेजिस्टेंस है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड अफेक्ट होगा जी। तो सो ये आपका रीजन है, इन दीज रीजन, ड्यू टू दीज रीजन वी कैन नॉट यूज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड जी। टीडी स्टूडेंट, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल। तो क्वेश्चन है, हमने ऐसा यूनिट सिस्टम स्टडी किया है, ऐसा यूनिट सिस्टम जो हमने स्टडी किया है उसमें हमने किलोग्राम भी यूनिट ऑफ मास स्टडी की थी, और फिर हमने मोल भी यूनिट की थी, दैट इज यूज फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शय की मिकदार। ऐसा यूनिट सिस्टम जब हमने डिटेल में पढ़ा था चैप्टर में, चैप्टर के आगाज में दूसरा या तीसरा टॉपिक था, उसमें हमने ऐसा यूनिट सिस्टम पढ़ा था। उसमें आपका 7 बेस क्वांटिटी थी, उसमें एक मैस था किलोग्राम, उसकी यूनिट थी, और फिर दूसरा आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी मैस में कंसिडर होता है, और इसकी यूनिट हमने मोल पढ़ी थी जी। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्यों यूजफुल है कि हम जो है सब्सटेंस के जो 2 यूनिट्स यूज करते हैं, व्हाई वी यूज इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल। यानी ये क्यों फायदा मंद है कि हम किलोग्राम भी यूज करते हैं और मोल भी यूज करते हैं। आपका सवाल आता है, सर ये ऐसी क्या बात है कि हम एक यूनिट यूज करें, हम 2 क्यों करें? हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किलोग्राम भी मैस के लिए यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए किलोग्राम, और मोल भी करते हैं, तो इसकी रीजन क्या है? ये आपके पास क्या क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, किलोग्राम और मोल जो है, इन दोनों यूनिट्स को हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। इसमें जो बोथ यूनिट्स आर यूजफुल इन डिफरेंट केसेस। तो कहते हैं कि ये जो दोनों केसेस हैं, पहले बताया किलोग्राम और मोल, ये दोनों यूनिट्स के बड़े यूजफुल है टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए दोनों यूनिट्स क्या हैं, इंतहाई यूजफुल हैं। और इसमें जो रीजन है वो ये है जी। तो यूनिट ऑफ किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम जो मैथ्स के लिए हम यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं? कहते हैं इट डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? जब हमने मैथ्स को बड़े लेवल पे डील करना हो, यानी मैथ्स को बड़ी मिकदार में क्या करना हो, मेजर करना हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, किलोग्राम जो है वो यूनिट क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जी। यानी मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर का मतलब क्या है? यानी मैक्रोस्कोपिक मतलब यानी बड़े साइज पे, यानी जिसमें हमारी ये कंसंट्रेशन ना हो, इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स जो है। आप देखते हैं कि जो मैटर है, जो मैस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर, एटम्स पर मिलकर के मुश्तमिल है जी। और आप देखा होगा जरा से टेम्परेचर बढ़े तो कहते हैं एटम्स की क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। कहते हैं जब हम मैस मेजर कर रहे हों, वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, यानी बड़े लार्ज साइज पे हो, उसमें एटम्स की जो इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स का वो हम कंसिडर ना कर रहे हो, तो उस वक्त हम जो यूनिट यूज करते हैं एज ए मैस मेजर करने के लिए, वो होती है किलोग्राम यूज होती है। यानी आप शॉप पे गए, आपने शुगर खरीद ली,
उसे कहा 2 किलोग्राम शुगर दे दो, 40 किलोग्राम गंदम दे दो, 20 किलोग्राम आटा दे दो, लाइक दैट जी। या शॉप पे जाते हैं 2 किलोग्राम जलेबी दे दो, ठीक है। तो कहते हैं जब आप मैस खरीद रहे होते हैं या उसे डील कर रहे होते हैं, तो कहते हैं उसमें इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स को आप डील नहीं करते जी। तो उस वक्त हम कौन सी यूनिट करते हैं, उस वक्त हम एज ए किलोग्राम की जो है यूनिट को यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर मेजरिंग मास जी। यानी विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन इट जी। यानी जब हम मास को डील करते हैं बड़े लेवल पे, जब हम क्या कहते हैं, हम एटम्स की इंटरेक्शन जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको हम डील नहीं कर रहे होते, उस वक्त कहते हैं जब हम मास मीर कर रहे होते हैं, उस वक्त हम किलोग्राम वाली यूनिट यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी हम मैथ्स को ऑर्डिनरी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस वक्त हम क्या है इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स को हम कंसिडर नहीं करते। तो उस वक्त हम ऑर्डिनरी डील कर रहे होते हैं, लार्ज लेवल पे मैथ्स को डील कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या होगा, आपके पास यूनिट ऑफ मैथ्स यूज होगी वो एज ए किलोग्राम होगी, उस वक्त ये यूजफुल होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास मोल के हवाले से क्या है, कहते हैं जो यूनिट मोल है, इट डिस्क्राइब्स द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि अब आपने ये माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, बता दिया आपको, जैसा कि पावर पॉइंट स्लाइड में लिखा है, माइक्रो इट डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। तो माइक्रोस्कोप का मतलब जैसे नाम नेम से ही पता चला, माइक्रोस्कोपिक क्या है, यानी माइक्रोस्कोप का मतलब जो आप नंगी आंख से ना देख सकें, नेकेड आई से आप ना देख सकें जी, यानी उसके लिए आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि आप एटम्स को डिस्कस करें, उनके पार्टिकल्स को डिस्कस करें, उनके पार्टिकल में जो इंटरेक्शन है, एटम में जो इंटरेक्शन है, यानी इंतहाई स्मॉल लेवल पे चले गए हैं, उसको आप डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम क्या कर रहे हो, when we are discussing the amount of substance as a microscopic behavior, mean in which there is a we consider the interaction of atom between the particles। यानी हम क्या कर रहे हो, मैथ्स के अंदर जो है उसके इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल, इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स को डिस्कस कर रहे हो, उसका माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को डील कर रहे हो। कहते हैं उस वक्त जब हम क्या करते हैं, एटम्स को मेजर करते हैं, उस मेजर करने को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, उसे कहते हैं शय की मिकदार जी। कहते हैं उस वक्त जब हम मेजर करना हो तो मैथ्स की जो यूनिट यूज होगी वो मोल यूनिट क्या होगी, यूज होगी जी। कहते हैं जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये आपका जो मोल है, इट कंसिडर अ फिक्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए सिस्टम जी। यानी जो मोल है आपके पास, कहते हैं ये मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हो सकता है, कहते हैं इसमें फिक्स नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं जिस सिस्टम में मौजूद होते हैं। कहते हैं एक मोल और सब्सटेंस है, वो कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को कहते हैं कि उसके मुताबिक इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। और ये आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पास क्या है 6.02 10 पावर 23 इतने नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं हर एक मोल में मौजूद होते हैं जी। चाहे किसी भी आप जो है सब्सटेंस का एक मोल ले लें, कहता है एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स क्या है मौजूद होते हैं। अब आप खुद ही डेफिनेटली देखें इस माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर में इन एटम्स को देखना ही बड़ा मुश्किल काम है, हमें नजर ही नहीं आते हैं। फिर जो है इनको गिनना, इनको तोलना, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है जी। तो लिहाजा हम क्या करते हैं फिर उस वक्त एज ए यूनिट जो है मैथ्स में करने के हम मोल यूनिट में यूज करते हैं। मोल आपके पास क्या है, इसको एवोगाड्रो लॉ भी कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और कहते हैं इसमें 6.022 × 10⁻23 ये आपके पास एक मोल है। इसकी एक खास अमाउंट होती है, कहते हैं हर एटम, कहते हैं इस अमाउंट के अंदर क्या होता है, इतने नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं मौजूद होते हैं। तो डी स्टूडेंट्स उस वक्त हम क्या कहते हैं, जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग द microscopic behavior of our mass and our concern is regarding the interaction of atom and we have to find out the number of atoms when we are interested, then we use the unit mole for amount of substance। so at that time unit mole is very useful। clear होगी बात डी स्टूडेंट्स? इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो then you can ask question। तो डी स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, देयर आर 3 students made a length of a needle with the scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded as
one record number 1 is 0.2145 meter, record number 2 is 0.21 meter, and record number 4 is 0.214 मीटर जी। तो डी स्टूडेंट्स, तीन आपके पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी आप ही सपोज आप तीनों इस वक्त हाजिर हैं। आपको मैंने एक एक्टिविटी दी कि एक नीडल दे दी, साथ आपको जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे दिया, कहा जी कि इसकी लेंथ मेजर करें जी। तो हर एक ने क्या किया, अपनी अपनी रीडिंग मुझे दे दी। तो जो रीडिंग दी तो कहता है ये पहला रिकॉर्ड जो आया, कहता है वो उसकी पैमाइश क्या है 0.2145 मीटर है। दूसरे की पैमाइश आई टू पास क्या है रिकॉर्ड 2 दैट 0.21 मीटर, और थर्ड की रिकॉर्ड है 0.214 मीटर। तो कहता है क्वेश्चन ये कि कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट है, इन तीनों में से कौन सा रिकॉर्ड क्या है करेक्ट है और क्यों करेक्ट है जी, रीजन क्या है जी। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है जी। यानी तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको एक नीडल दे दी गई, उनको एक मेजरिंग स्केल दे दी गई जिसका लीस्ट काउंट क्या है पास 1 मिलीमीटर है, यानी मिनिमम जो स्केल डमी वो मेजर कर सकते हैं, लीस्ट काउंट पास 1 मिलीमीटर है। इन तीनों ने क्या कर दी, तीनों स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी रिकॉर्डिंग हमें दे दी, रिकॉर्ड दे दिया। तो कहा गया क्वेश्चन ये कहा गया कि कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट है, किस स्टूडेंट की रीडिंग करेक्ट है और उसकी रीजन क्या है। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है और उसका आंसर हमने देना है। तो डी स्टूडेंट्स, हमने एनालिसिस किया तो हमने बताया कि रिकॉर्ड 3 इज करेक्ट जी। रिकॉर्ड 3 क्या है, जो रीडिंग आई थी 0.214 मीटर, तो ये रीडिंग हमें हमारे पास जिस स्टूडेंट ने बताई ये रिकॉर्ड क्या करेक्ट है, बाकी दो रिकॉर्ड क्या रॉन्ग है। तो अब इसकी रीजन क्या है, कहता है हमारे पास जैसे मैंने ऊपर बताया था लीस्ट काउंट ऑफ और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट जो है वो आपके पास क्या है 1 मिलीमीटर है। कहता है जब इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1 मिलीमीटर है, इसको जब हमने मीटर में चेंज किया तो वो हमारे पास मीटर में चेंज होने के बाद जो लीस्ट काउंट बन गया 0.001 मिलीमीटर बन गया। इसका मतलब क्या होगा, रीडिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस क्या होगी करेक्ट होगी जी। वो रीडिंग जो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होगी वो क्या होगी करेक्ट होगी। इसके अलावा बाकी जितनी रीडिंग्स होंगी वो क्या होंगी रॉन्ग होंगी जी। आप इसमें देखें डी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें दो रीजन है। पहला आंसर मैंने ये बताया कि रिकॉर्ड नंबर 3 इज करेक्ट जी, क्लियर होगी बात जी। फिर दूसरी मैंने इसका रीजन बताई तो हमने कहा जैसे हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट मेजरिंग स्केल है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है। अब क्योंकि ये सारी रीडिंग किस में है मीटर्स में है जी, तो लिहाजा इस वजह से फिर मैंने क्या किया मिलीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया जी। कहते हैं मिलीमीटर में चेंज करने के बाद हमारे पास जो लीस्ट काउंट बना है वो 0.001 आपके पास ये देखेंगे आप पास जो लीस्ट काउंट ये देखें स्टूडेंट्स ये कितना है 1 मिलीमीटर है जी। तो जब मैंने इसे चेंज किया, क्यों चेंज किया ये देखें, हमारे पास जितनी रीडिंग है ये देखें ये भी आप पास मीटर में है, दूसरी रीडिंग रिकॉर्ड मीटर में है, लिहाजा तीसरा रिकॉर्ड भी क्या है मीटर में है। तो इसलिए हमने ये चेक करने के लिए कौन सी रीडिंग ठीक है तो हमने अपने इस लीस्ट काउंट जो मिलीमीटर में था इसको हमने क्या किया मीटर में चेंज कर लिया। कहते हैं आफ्टर करेक्शन के बाद मीटर में कन्वर्शन के बाद हमें पता चला 0.001 मीटर जो है ये आपके पास क्या है इसका लीस्ट काउंट है इन मीटर्स में। इसका मतलब क्या होगा, रीडिंग मस्ट बी टेकन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी अगर आपने सही करेक्ट आंसर देखना है आपके पास लीस्ट काउंट को देखते हुए तो कहते हैं हमारी जो करेक्ट रीडिंग वो होगी जो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होगी जी। आप यहाँ देखें इस नंबर 1 रिकॉर्ड में देखें ये सर्कल लगा इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 4 हैं जी। इसका मतलब ये रीडिंग गलत है जी, ये नहीं हो सकती जी, क्योंकि हमारे लीस्ट काउंट के तहत हमारी करेक्ट रीडिंग वो जो कम अज कम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हो जी। और उसके बाद देखें नेक्स्ट नंबर इसमें देखें तो यहाँ पास क्या है इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने 2 हैं। इसका मतलब यानी डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है। इसका मतलब ये रीडिंग में क्या रॉन्ग है जी, ये थोड़ी रीडिंग बताएगी पूरी है ही नहीं है जी। अब इसको आप देखें तो ये आप देखें तो ये आप पास क्या है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है जी। इसका मतलब क्या है हमारी जो करेक्ट रीडिंग है वो ये है जी, दैट इज 0.214 मीटर। तो ये हमारी करेक्ट रीडिंग है। क्यों कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट इन मीटर है वो अप टू कहाँ तक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। इसका मतलब वो हमारी जो स्केल है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो क्या कर सकती है सही मेजरमेंट कर सकती है। अब पहला रिकॉर्ड देखें तो इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये टोटली गलत है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकते हैं, ये 4 तक कैसे हो गए, ये रिलायबल ही नहीं है।
फिर दूसरे रिकॉर्ड में देखें कहते हैं ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो हमारे पास जो लीस्ट काउंट मेजरमेंट है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, लिहाजा आपके पास रिकॉर्ड 3 क्या है, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस इन मीटर्स में है, तो सो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज अ स्टेटमेंट, एन ओल्ड सेइंग इज दैट a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in computation? जी कहता है हमारे पास एक कहावत है कि a chain is only as strong as it is its weakest link जी, यानी कि कोई भी जो चेन है कहता है वो उस वक्त ही स्ट्रांग होती है जब क्या होता है, जिसकी लिंक जितनी कमजोर होती है इतनी वो चेन क्या होती है, स्ट्रांग होती है जी। ये एक कहावत है, कहते हैं चेन इज ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक जी, यानी एक चेन इतनी स्ट्रांग होती है जिसकी लिंक क्या जितनी वीक हो जी। कहता है ये जो कहावत है एक्सपेरिमेंटल डाटा के हवाले से, एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है इस एनालॉगस स्टेटमेंट का रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा के हवाले से, तो इसका क्या मतलब है ये हमें कहा गया जी, इसका मतलब बता दें, इसको हम एक्सप्लेन कर दें जी। तो डी स्टूडेंट्स, इसको अगर आप देखें एनालिसिस करें, कहते हैं रिजल्ट obtained by a mathematical computation of the experimental data is only as much accurate as its least count at its least accurate reading in the measurements। तो कहते हैं कि इस कहावत का जो मतलब है एक्सपेरिमेंटल डाटा के हवाले से, कहते हैं हमारा जो मैथमेटिकल कंपटीशन के बाद जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो रीडिंग आती है, कहता है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा मैथमेटिकल कंपटीशन के बाद जो ऑब्टेन होता है, जो हासिल होता है, कहते हैं वो इट विल बी एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन द मेजरमेंट्स। वो याद होगा मैंने आपको एक रूल बताया था एक्यूरेसी के हवाले से कि जनाब आपने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो आप क्या करते हैं, अपना आंसर अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपने करेक्ट करना है, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने करेक्ट करना है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है, तो आपने वो अमाउंट देखनी जो क्या हो, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो और जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हों। वो मैंने बात की थी, ये वही चीज है जी। कहता है कि आपने लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग देखनी है, ठीक है, आपने उस डाटा के अंदर जब सारे डाटा का आप एवरेज ले रहे हो या मेजर कर रहे हो, तो कहता है कि कैलकुलेट कर रहे हो, तो कहता है उस कैलकुलेशन में आपने वो रीडिंग देखनी है जो लीस्ट एक्यूरेट हो, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हो, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या हो, मौजूद हो। तो फिर आपने क्या करना होगा, अपनी कैलकुलेशन के आंसर को, एक्सपेरिमेंटल डाटा के आंसर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई भी फार्मूला कैलकुलेट करें, यानी उससे कोई फिजिकल क्वांटिटीज का आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, आपने फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के बाद आपने वो रीडिंग देखनी होगी, वो फैक्टर देखना होगा उस फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेशन में, जिसमें उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो और उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो, और फिर आपने अपना आंसर क्या कर देना है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के मुताबिक आपने अपने आंसर को राउंड ऑफ कर देना है। तो उस सूरत में आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होगा, इट विल बी मच एक्यूरेट। तो इस कहावत का ये मतलब है जी। तो आपको बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा ज़्यादा एक्यूरेट हो, ज़्यादा बेहतरीन हो, एग्जैक्ट हो और उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो, फिर आपको क्या करना होगा कि वो कैलकुलेशन में वो फैक्टर जिसकी अमाउंट है अप टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, या लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखती है, आपने अपने होल आंसर को कैलकुलेशन के बाद इतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना होगा, राउंड करना होगा। तो उस वक्त आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वही कहावत है, तो ये उसका मतलब है। तो उम्मीद है डी स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ गई होगी। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो शार्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। The time period of a simple pendulum is measured by a stopwatch. What type of errors are possible in the time period? तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, तो व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड जी। तो आपको एक्टिविटी दी गई टीचर की तरफ से और आपको कहा गया कि ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो स्टॉप वॉच की मदद से मेजर करें। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। तो कहता है टाइम पीरियड मेजर करते हुए इसमें कौन कौन से एरर्स के हैं पॉसिबल हैं। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए आपको स्टॉप वॉच दी गई, आपने इसका टाइम पीरियड मेजर किया, तो पूछा जा रहा है कि कौन से एरर इसमें क्या है पॉसिबल है। तो डी स्टूडेंट्स पॉसिबल एरर जो है वो आपके पास क्या है, नंबर 1 जो है सिस्टमैटिक एरर है। इसको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तो जैसा कि सिस्टमैटिक एरर बताया था कि इट इज जो है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग एटसेट्रा। तो सिस्टमैटिक एरर आपको बताया था ये ड्यू टू सिस्टम की वजह से होता है, ड्यू टू ये इंस्ट्रूमेंट जी, यानी इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या है उसमें बाय डिफेक्ट या इनहेरेंट किस्म का एरर आ गया है और वो जो है जो सिस्टमैटिक एरर में जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक खास अमाउंट का है ज़्यादा मेजर करता है या कम मेजर करता है। फिर उससे मैंने तरीकाकार बताया था सिस्टमैटिक एरर कैलकुलेट करने का कि हम वो एरर कैलकुलेट करेंगे उसको अगर पॉजिटिव एरर हो तो कैलकुलेशन के बाद से माइनस करेंगे, या अगर नेगेटिव एरर हो तो कैलकुलेशन के बाद से हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे उस एरर को। तो ऐसा एरर आपके पास क्या कहलाता है सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। ये आप बताया कि पुअर कैलिब्रेशन इक्विपमेंट की वजह से होता है, यानी जो उसमें कैलिब्रेशन है प्रॉपर अंदाज में नहीं की गई, लाइनिंग सही नहीं की गई है, इनकरेक्ट मार्किंग की गई है। रिमेन फिक्स्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट जी, तो ये एरर क्या होता है हर इंस्ट्रूमेंट का फिक्स्ड होता है, एक खास अमाउंट तक खराब पैमाइश करता है, एक्चुअल से ज्यादा करता है या काम करता है, इसे आप एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा एरर क्या कहलाता है सिस्टमैटिक एरर कहलाता है, जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, इनहेरेंट होता है। तो इसको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। एक तो ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर मौजूद होता है जी। तो डी स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें तो सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है रैंडम एरर आ रहा है। तो रैंडम एरर आपको बताया था कि इट गिव्स डिफरेंट रिजल्ट फॉर अंडर सेम कंडीशंस, ठीक है। ये रैंडम एरर जो होता है वो आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि ये क्या करता है रैंडम एरर चेंजेस फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन अंडर सेम कंडीशन, यानी आप हर बंदा जो है इसी की किसी भी एक्टिविटी में उसे दी गई कि ये भाई इसका टाइम पीरियड मेजर कर लो या बुक की लेंथ मेजर कर लो, हर दफा क्या होता है आप रीडिंग लेते हैं हर दफा डिफरेंट आंसर आता है जी। इस टाइप का एरर क्या कहलाता है रैंडम एरर कहलाता है जी। तो ये ड्यू टू किस वजह से होता है नेग्लिजेंस की वजह से होता है या इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन की वजह से होता है जी। यानी रैंडम एरर क्या होता है इट गिव्स द डिफरेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन जी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है रैंडम एरर कहलाता है। ये होता किस वजह से है नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, तो ये उसकी वजह से होता है। एट द टाइम टू स्टार्ट एग्जांपल दे रहे हैं, कहते हैं एट द टाइम टू स्टार्ट स्टॉप द स्टॉप वॉच, यानी जब आपको कहा गया कि सिंपल पेंडुलम की 20 वाइब्रेशन का टाइम मेजर करें तो आप क्या करते हैं स्टॉप वॉच आपको दी जाती है, उधर से आपने उसकी वाइब्रेशन देखनी होती है, साथ साइमल्टेनियसली आपने अपनी स्टॉप वॉच को भी ऑन करना होता है। बास बात ऐसा होता है कि पर्सनल एरर होता है बंदे का, नेचुरल डिफेक्ट्स भी होता है कि बास बात ऐसा होता है वो स्टॉप वॉच जल्दी ऑन कर देता है, वाइब्रेशन बाद में काउंट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा। और सम टाइम क्या होता है कि इस नेचुरल इम्परफेक्शन की वजह से पर्सनल एरर की वजह से वो क्या होता है स्टॉप वॉच को पहले ऑन कर देता है, काउंटिंग बाद में करता है। तो सो ये आगे क्या है उसके पर्सनल एरर में कंसिडर हो जाता है। तो सादा लफ्ज़ में देखें तो ये तीनों एरर ही क्या होते हैं मौजूद होते हैं। एक रैंडम एरर होता है, रैंडम एरर अमूमन जो अक्सर होता है वो ड्यू टू पर्सनल इम्परफेक्शन की वजह से होता है, इनअप्रोप्रिएट मेथड्स की वजह से होता है, इनअप्रोप्रिएट टेक्निक की वजह से होता है, उसको नेग्लिजेंस की वजह से होता है, तजर्बा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है रैंडम एरर होता है, यानी बेस पे पर्सनल एरर है, फ्रंट पे क्या है रैंडम एरर है, और हर दफा क्या होता है आप रिजल्ट डिफरेंट देते हैं। तो ये तीनों किस्म के एरर क्या है पॉसिबल हैं। सिस्टमैटिक एरर वो आपकी वजह से नहीं है, सिस्टम की वजह से, इनहेरेंस की वजह से उसमें वो एरर है। दूसरा रैंडम एरर जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से होता है, इसमें बार बार प्रैक्टिस के बाद कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो जब भी आप टाइम पीरियड मेजर करते हैं, आप सिंपल पेंडुलम या कोई और मेजरमेंट लेते हैं, तो कहता है ये दो तरह के एरर्स क्या होते हैं पॉसिबल होते हैं। एक आप पास क्या है सिस्टमैटिक एरर